नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह जावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। महाराष्ट्र में सालों पहले हुई उत्तर भारतीयों की पिटाई ने यूपी के मौजूदा सियासी माहौल को गरमा दिया है। वजह है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा। राज 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी से इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैसरगंज से भाजपा के सांसद ने कहा कि राज ठाकरे अयोध्या में तभी घुस पाएंगे जब वो अपने समर्थकों की गुंडागर्दी पर हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों की पिटाई की गलती पर बिना माफी मांगे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोगों की दीवार को पार करना होगा। आपने ऐसी चेतावनी कभी सुनी होगी? आपने इससे पहले शायद ही देखा हो कि जब किसी नेता के अयोध्या दौरे को पर जाने को लेकर ऐसी शर्त लगाई गई। इसलिए यह अल्टीमेटम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं के लिए चुभने वाली बात है, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह कई दिन से खुलकर राज ठाकरे को ललकार रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी इस पर चुप रहना चाहती है। अमूमन राज ठाकरे को ऐसा नेता नहीं माना जाता कि कोई उनको खुलकर ललकारे और वो चुप रहे। अब सवाल है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे को जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं उस राह में राज ठाकरे के लिए खामोशी ही अकेला हथियार बचा है। सबकी जुबान पर यही चर्चा है कि 5 जून को आखिर अयोध्या में क्या होगा। इसके हर पहलू के बारे में आज विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार को मिली चुभने वाली नई चुनौती की। आखिर चंदौली पहुंचकर अखिलेश ने दिया कौन सा सियासी संदेश? इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद केस में आए नए मोड़ में क्या चौंकाने वाली बात है, आपको मैं ये सब बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। आज भी अखाड़े में ताल ठोकने में हिचक नहीं दिखाते हैं। जैसी आक्रामक छवि अखाड़े में है, ठीक वैसी ही इमेज सियासत में भी है। लेकिन इस बार ब्रजभूषण राज ठाकरे पर जिस तरह से हमलावर हैं, उसने मुंबई से अयोध्या तक के राजनीति के पारे को चढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अभी से ब्रजभूषण शरण सिंह योजना बैठक नाम से कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं और दावा है कि राज ठाकरे के विरोध के लिए लाखों लोगों को जुटाने के लिए वो यूपी के साथ ही बिहार और झारखंड में भी जनसंपर्क करने पहुंचेंगे। इसके लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार है। कतई नहीं घुसने देंगे, घुस नहीं पाएंगे। भी उनको लेकर के आना चाहे तो लाखों लोगों की हत्या करने के बाद सेना उनको हनुमान जी का दर्शन कराता। अगर वो एंट्री कर गए तो आज उनको मालूम पड़ जाएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तर देना जानता। लोग एक आदमी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं देंगे राज ठाकरे को। राज ठाकरे को उत्तर भारत में उतरने का क्षमा मांगेंगे। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर सियासी संग्राम। भाजपा सांसद का अल्टीमेटम, राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक वो उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा। राज ठाकरे को दिलाई उत्तर भारतीयों की पिटाई की याद। ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान, पहले माफी मांगे राज ठाकरे। राम की धरती है, आपने अपमान किया उत्तर भारतीयों का और जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आपको घुसने नहीं देंगे। अयोध्या की सीमा पर सबसे बड़ा दंगल। हम मराठों की इज्जत करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उसने भेद किया है और इसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा।
राज ठाकरे को भाजपा सांसद दिखाएंगे समर्थकों का बाहुबल। 1 लाख कार्यकर्ता तैयारी बैठक के लिए आएंगे और वो तैयारी बैठक अयोध्या के साधु संतों की अगुवाई में होनी है। अयोध्या के दरवाजे पर विरोध की दीवार। कभी वो दरबे के बाहर निकला नहीं, महाराष्ट्र के बाउंड्री के बाहर निकला नहीं। वो कौन दबंग है? दबंग है तो आवे अयोध्या। माफी नहीं तो अयोध्या में नो एंट्री। राज ठाकरे के खिलाफ हिसाब बराबर की तैयारी। बात तो चुभेगी। राज ठाकरे को अल्टीमेटम देते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि वहां मारोगे और यहां दर्शन करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो सालों से राज ठाकरे की तलाश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि राज ठाकरे महाराष्ट्र से बाहर निकलकर कभी यूपी भी आएंगे, लेकिन सालों तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जबकि राज ठाकरे यूपी आ रहे हैं और अयोध्या का कार्यक्रम तय कर लिया है, तो उन्हें सबसे पहले माफी मांग लेनी चाहिए। भाजपा सांसद का दावा है कि उनकी इस मुहिम में साधु संतों का साथ है। इसे आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने एक बड़ी जनसभा भी की। बहुत गजब का प्रतिरोध देखने को मिला। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये वो तो बहुत दबंग नेता। अरे कौन दबंग है? कभी वो दरबे के बाहर निकला नहीं। चेतावनी जुबान पर है, गुस्सा सातवें आसमान पर। पाला पड़ रहा है। पड़ गया पाला, पड़ गया पाला। हाँ, होश ठिकाने आ जाएगा। होश उनका बिल्कुल ठिकाने आ जाएगा। हाँ, होश ठिकाने आ जाएगा। साथ चल रहा है समर्थकों का हुजूम, जो कह रहा है कि राज ठाकरे से इस बार हिसाब बराबर करके ही दम लेंगे। माफी मंगवाए बिना अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर घुस गए उनको हिम्मत नहीं होगी कि लखनऊ के सरहद को पार कर जाए। हम सबसे नहीं अंदर आने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हाँ, नहीं जाने। यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार दोहरा रहे हैं कि राज ठाकरे माफी मांगे, नहीं तो अयोध्या में घुस नहीं पाएंगे। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर तब तक नहीं घुस पाएगा जब तक। इस पर अभियान कितना आक्रामक है, ये इस भाषा से खुद समझ लीजिए। अरे वो दबंग नहीं, चूहा है, चूहा। हाँ, मैं उसको चेतावनी देता हूँ, आओ दबंगई दिखाओ। चूहा है, चूहा। एक दरबे के अंदर रहता है। वो हमारे गरीब लोगों को पीटता है, विद्यार्थियों को पीटता है, ठेला वालों को पीटता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है कि ये मामला उत्तर भारतीय छात्रों के सम्मान का है, मजदूरों और गरीब अप्रवासियों के सम्मान का है, और वो राज ठाकरे को ये बताकर और जताकर ही दम लेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। मजदूरी करने वालों को भागना पड़ा है। भाजपा सांसद के मुताबिक हिसाब तो बराबर करना ही होगा। नहीं, इनकी तो आदत है, चूहे दरबे के अंदर रहते हैं, केवल दरबे के अंदर रहते हैं। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, पहली बार निकले हैं। हम तो चाहते आ जाए, हम तो चाहते आ जाए, उनको पता लग जाएगा कि उत्तर भारतीयों में कितना आक्रोश है उनके खिलाफ। इस मामले पर अब भाजपा सांसद ने पूरे उत्तर भारत में बड़ी मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। अब वे यूपी ही नहीं, पूरे बिहार और झारखंड में 30 मई तक जनसंपर्क करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और राज ठाकरे के विरोध के लिए उनसे समर्थन मांगेंगे। बिहार के लिए मेरा दौड़ा है, झारखंड भी मेरा दौड़ा है और पश्चिम में भी है, बनारस में भी है। मैंने अपने पूरे कार्यक्रम लगा लिए हैं और कल एक तैयारी बैठक रखी गई है, जिसको हमें उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता तैयारी बैठक के लिए आएंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या राज ठाकरे का विरोध राजनीति से प्रेरित है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर भारतीयों की पिटाई का मुद्दा उठाकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं?
बड़ा सवाल ये है कि अगर राज ठाकरे ने माफी नहीं मांगी तो क्या होगा, और अयोध्या की सड़कों पर राज ठाकरे का अगर विरोध होता है तो फिर पुलिस प्रशासन इससे कैसे निपटेगा। नहीं, पहले हम उत्तर भारतीय हैं, पहले हम उत्तर भारतीय हैं, तब हम सरकार में हैं। हम पहले उत्तर भारतीय इस मसले को छोड़ने वाले नहीं है। नहीं छोड़, किसी भी कहने से मान, किसी भी कहने से नहीं छोड़ेंगे, हम किसी के कहने से नहीं छोड़ेंगे। हम पहले उत्तर भारतीय हैं। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगा। सरकार संभालेगी कानून व्यवस्था। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे का जिस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं वो न तो जातीय समीकरण पर आधारित मामला है और न ही धर्म से जुड़ा मामला है। ये राज ठाकरे की पार्टी MNS की गलत हरकतों से जुड़ा एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जो उत्तर भारत में लोगों को हमेशा कचोटता रहा है। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इस तीस को भुनाकर ये साबित करना चाहते हैं कि उत्तर भारतीयों के हितों का सबसे बड़ा झंडा बरदार अगर कोई है तो वो खुद हैं। हाँ, गरीबों को, ठेला वालों को, विद्यार्थियों को, दवाई करने वाले को, अखबार वालों को, सिनेमा वालों को अभी तक उसका पाला नहीं पड़ा है। पहली बार पाला पड़ने जा रहा है। पाला पड़ रहा है। पड़ गया पाला, पड़ गया पाला। जिस तरह एक भाजपा सांसद ने राज ठाकरे के विरोध का बिगुल बजाया है, ये भी कम हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि राज ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र में उन मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के ज्यादा करीब है। लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं होने से मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की थी और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया था कि ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि वहाँ का सीएम योगी जैसा नहीं है, यहाँ भोगी है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या 5 जून को राज ठाकरे के अयोध्या पहुंचने से पहले ही उत्तर भारतीयों की पिटाई का मुद्दा थम जाएगा, या फिर अपनी चेतावनी के मुताबिक भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के बाहर 1 लाख से भी ज्यादा समर्थकों की दीवार खड़ी कर देंगे और राज ठाकरे का अयोध्या जाने का रास्ता रोक कर ही दम लेंगे। एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त खुद हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और इनका परिचय बहुत लंबा है, राजनीतिक परिचय, लेकिन आज क्योंकि इनसे हम चर्चा करेंगे तो एक बात मैं और बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उन नेताओं में है मंदिर आंदोलन में भी जिनकी भूमिका रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रजभूषण जी, अब ये बताइए कि राज ठाकरे को लेकर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों कि आपने ये तक कह दिया कि अगर राज ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आते हैं तो 1 लाख लोगों की दीवार आप खड़ी कर देंगे। ये आखिरकार ऐसा क्यों, इतना बड़ा फैसला आप क्यों ले रहे हैं? देखिए, आपने अभी कहा कि ये शायद राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है जी, तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, सामान्य परिवार में पैदा हुआ। वैसे मेरे बाबा आज़ादी के बाद मैंने पहले विधायक रह चुके हैं गोंडा से जी, लेकिन फिर भी मैं साधारण परिवार में पैदा हुआ, एक किसान परिवार के, और 6 बार सांसद मैं खुद हुआ और 1 बार मेरी पत्नी हुई और मेरा बेटा विधायक है जी। और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं एक कविता पढ़ा हूँ कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। मेरी कोई चाह नहीं है, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ना मैं मंत्री बनना चाहता हूँ। जो कुछ बन चुका हूँ किसी से कम नहीं है और किसी को देखना है कि मेरी हैसियत क्या है तो आकर के देखे इधर 10-20 जिलों में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक मंत्री और एक, अब क्या बताएं, मतलब कहने का मतलब मैं इस चीज़ का मोहताज नहीं हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से राज ठाकरे साहब से कहना चाहता हूँ
कि बचपन में एक बार मुझे एक आदमी ने चाकू मार दिया जी, और मैंने 6 महीने बाद उसको पकड़ लिया जी, हमारे साथ के लोग ये चाहते थे कि इसको मार दिया जाए। मैंने कहा नहीं भाई, रात में नहीं मारा जाएगा, सुबह मारा जाएगा। जी, सुबह मैंने दरवाजा खोला और उसको बुलाया कि तुमने चाकू क्यों मारा। तो उसने कहा कि मैं चोरी कर रहा था और जब मुझे आप पकड़ने के लिए आए तो मैंने आपको वार्न भी किया, लेकिन आप मुझको उठा करके पटक दिए और मैं आपको पहचानता नहीं था और इसलिए मेरे हाथ में चाकू था, मैंने आपको लग गया, लेकिन मैं आपको जानता नहीं था। और जब मैं ये मुतमईन हो गया कि ये जानबूझ करके इसने चाकू मुझे नहीं मारा है और मैं आपको थोड़ा लंबा समय ले रहा हूं, जी, वो चाकू कोई साधारण चाकू नहीं था। जी, मैं कम से कम 15 घंटा बेहोश रहा और हनुमानगढ़ी के और संत समाज के जो महंत हैं ज्ञानदास जी ने, उन्होंने मुझे ब्लड दिया था, जी। मतलब खतरनाक था। तो मैंने जब ये मैं मुतमईन हो गया कि इसने अनजाने में मुझे चाकू मारा तो मैंने उसको भगा दिया। और सवेरे जब मेरे समर्थक उठे तो उन्होंने कहा वो कहाँ गया। हमने कहा कि भाई तुम लोग कैसा उसको रखे थे, कोई भाग गया, क्योंकि उसको मैंने सुबह भगा दिया, खुद भगा दिया था। जी, तो क्षमा जो है बड़े आदमी का एक गुण होता है, लक्षण होता है, ठीक है ना जी। तो मेरी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड ये है कि राज ठाकरे साहब या उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों को उन्होंने अपमानित किया है, पिटाई किया है, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, दवाई करने गए लोगों को, और उन्होंने एक अलग प्रकार की राजनीति की, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई और वो बाला साहेब ठाकरे के वसीयत उनको नहीं मिली, तो उन्होंने एक नफरत की राजनीति शुरू की। तो मेरा कहना मात्र है, कोई मैंने बहुत बड़ी शर्त नहीं रखी है, एक छोटी सी शर्त रखी है कि आप कह दो कि मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आगे गलती नहीं करूंगा। तो कौन सा जुल्म मैंने कर दिया, कौन सी बड़ी बात मैंने कह दिया, कौन सी बाधा मैंने कर दिया। लेकिन ब्रजभूषण जी, सवाल कि आप गलती करोगे। एक बात बताइए, तो कल को राज ठाकरे अगर यही बात कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, तो बताइए ये कौन सी बात है। आपको तो देश भर में आप दौरा करते हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं आप। भैया देखो, मेरी कोई जिद नहीं है, मेरी राज ठाकरे साहब से कोई लड़ाई नहीं है जी। राज ठाकरे को साहब को ये समझना चाहिए कि भारत का संविधान बराबरी का इजाज़त देता है। एक जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष धारा लागू थी, जिसको मोदी जी के नेतृत्व में वो भी समाप्त कर दिया गया। देश सबका है, मुंबई हमारा भी है, राम जन्मभूमि भी राज ठाकरे जी का भी है, उद्धव ठाकरे का जी का भी है। राम हमारे ही पूर्वज नहीं हैं, उनके भी पूर्वज हैं। जन्म से ना कोई क्षत्रिय है, ना जन्म से कोई ब्राह्मण है, ना जन्म से कोई शूद्र है, ना जन्म से कोई व्यापारी है। ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था के नाहत बना है। ये देश सबका है, ये देश सबका है। राम का पर जितना मेरा अधिकार है उतना राज ठाकरे साहब का भी है। लेकिन राज ठाकरे साहब धार्मिक यात्रा पर नहीं आ रहे हैं, राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक। ब्रजभूषण जी, एक मेरा और सवाल आपसे, आप कह रहे हैं राजनीतिक यात्रा पर वो आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जिस तरह का कार्यक्रम तय है, अगर मान लीजिए वो अपने नियत कार्यक्रम पर उन्होंने कहा वो आ जाएंगे, तो मैं एक बार फिर से चाहूंगा, इस वक्त पूरा देश प्रदेश आपको देख रहा है, अगर राज ठाकरे आ जाते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या चुनौती है। अभी एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम तो नीचे रख सकते हैं जी, लेकिन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तब तक जब तक उत्तर भारतीयों से किए हुए कृत्य का वो माफी नहीं मांगते हैं। जी, तो ब्रजभूषण जी आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का उनका सीधे तौर पर बड़ी बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि राज ठाकरे आए, अयोध्या उनकी भी है, राम उनके भी हैं, वो आए दर्शन करें, लेकिन पहले उनको उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी,
क्योंकि राज ठाकरे कई बार उत्तर भारतीयों को, खासतौर पर यूपी और बिहार से जो लोग मुंबई में काम करने गए, महाराष्ट्र में काम करने गए, उनको उन पर कई तरह की टिप्पणियां, कई बार मारपीट तक की घटनाएं भी हुई हैं। और यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर भारतीयों की, गरीब लोगों की पिटाई की है महाराष्ट्र में, इसलिए वो उत्तर प्रदेश आने से पहले उनको माफी मांगनी होगी, ये शर्त उन्होंने रखी है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि सियासत के इस नए अध्याय को क्या नाम दिया जाए। ये हिंदुत्व की सियासत है या फिर उत्तर भारतीयों के नाम पर शुरू हुई नई राजनीति, या फिर मौके पर चौका लगाने की कोशिश है। अब मैं आपको समझाता हूं कि राज ठाकरे के विरोध के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो ये उत्तर भारतीयों की पिटाई का मामला संवेदना से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसमें सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। सालों बाद भी इसकी टीस लोगों के मन में कायम है। राज ठाकरे को चुनौती देने वाला नेता माना जाता है। राज ठाकरे की चुनौती देकर ब्रजभूषण शरण सिंह एक नई छवि गढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में मुद्दा आ रहा है। राज ठाकरे माफी मांगते हैं तो बड़ा सवाल होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे, अगर उत्तर भारतीयों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर राज ठाकरे माफी मांगते हैं तो जाहिर सी बात उनका कद भी बढ़ेगा। राज ठाकरे माफी नहीं मांगते हैं तो विरोध से मजबूत होगी जमीन। तो ये दोनों तरफ की रणनीति, जो राजनीतिक जानकार है, इस तरह की बात सामने लेकर आ रहे हैं। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कितने तीखे तीर राज ठाकरे पर ऑन रिकॉर्ड चलाए हैं, ये मैं एक एक कर आपको बता देता हूं। राज ठाकरे पर तीखे तीर ब्रजभूषण शरण सिंह के देखिए। हमारा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, राज ठाकरे से है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। 2008 से उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं राज ठाकरे, ये बात उन्होंने कही। हम राम के वंशज, हमें पीटने वाले अयोध्या क्यों आ रहे हैं, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। हम अपना अपमान भगवान श्री राम का अपमान मानते हैं। राज ठाकरे को हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। रामलला के दर्शन करने का अयोध्या में स्वागत है। राजनीति करने आते हैं तो बिना माफी पूछे नहीं देंगे। राज ठाकरे की अगर बात करें, वो रूप बदलकर अयोध्या आ रहे हैं, ये बात उन्होंने कही कि वो काल नेमी है। अपील है कि इस दुष्ट को यूपी की धरती पर मत घुसने दो। गुंडागर्दी करने वाले राज ठाकरे का पाला हमसे पड़ा है, अब वो जान जाएंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। राज ठाकरे को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दूंगा। 5 जून को लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। अयोध्या की सीमा पर ही रोक लेंगे। अयोध्या की सीमा से अंदर घुसने नहीं देंगे। ये तमाम बातें ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही हैं, इसलिए हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। या ये भी समझना होगा कि क्या ये भाजपा के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है, देखिए इसको भी समझना जरूरी है। राज ठाकरे के तेवर इन दिनों भाजपा को लेकर नरम है। उद्धव के खिलाफ भाजपा और मनसे की रणनीति मेल खाती है। अयोध्या दर्शन करने आना छवि बदलने का बड़ा संकेत है। सीएम योगी की खुलकर तारीफ कर इशारा भी राज ठाकरे कर चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा कोई भाजपा नेता विरोध में नहीं बोल रहा। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह नई लीक खींचना चाहते हैं? इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जी बने हुए हैं। ब्रजभूषण जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री की तारीफ आजकल राज ठाकरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस विरोध में खड़ा नहीं हुआ सिवाय ब्रजभूषण शरण सिंह के। तो आखिरकार ये पार्टी लाइन से हटकर आपने जो ये योजना बनाई है, या जो आप इस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि भाजपा के लिए तो धर्म संकट की स्थिति है। रोहित जी, मैंने पहले कहा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। जो कुछ भी ऊपर वाले ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो कुछ कम नहीं है जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मैं राज ठाकरे साहब का विरोध आज से नहीं कर रहा, 2008 से कर रहा हूं, लेकिन कभी भेंट नहीं हुई क्योंकि उनका एक एरिया है, उस एरिया से बाहर उनको नहीं निकलना है। और राज साहब ठाकरे को समझना है चाहिए कि अगर वो देश के नेता बनना चाहते हैं जी, वो महाराष्ट्र के नेता बनना चाहते हैं, वो देश के नेता बनना चाहते हैं, तो उनको अपना मन बड़ा करना चाहिए, अपना मन बड़ा करना चाहिए जी। और जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में एक अपना एक इतिहास है।
हैं। लेकिन ये भी उनको जानना चाहिए कि वो आगरा में कैद किए गए थे, आगरा में कैद किए गए थे, और किस प्रकार से संभाजी को मथुरा में इन्हीं उत्तर भारतीयों के सहारे छोड़ करके गए थे जी। और किस तरीके से बनारस होते हुए शिवाजी वहां गए थे। तो ये देखो, दुनिया बहुत बदल गई है। अब आप बात करोगे महाराष्ट्र की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, कोई बात करे झारखंड की, कोई बात करे छत्तीसगढ़ करे। यार दुनिया देखो, दुनिया जो है, मैं कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब से हाथ जोड़ करके मेरी एक कविता सुन ले और उनके समझ में आवे। देखिए, हमारे और राज ठाकरे के पहले भी पता नहीं कितने लोग रह चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बलि विक्रम वेणु दधीच गए। राजा बलि विक्रम जिनके नाम से शताब्दी चली, बलि विक्रम वेणु दधीच गए, और भारत गए जिन पारथ गए जिन भारत ठाना। मतलब वो अर्जुन भी आज नहीं है जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बल रूप गए जकरे कखनी दस कंद समाना, और धारा के प्रमाण यही तुलसी जो पारा सो जरा जो बसारा सो बुताना। जो आए है आया है वो जाएगा। काहे को इतना अहंकार कर रहे हो, काहे को इतना घमंड कर रहे हो? आपने मारा है गरीबों को, आपने विद्यार्थियों को मारा है। मैं कल ला करके आपके सामने आदमी खड़ा कर सकता हूं। लीलावती अस्पताल में भर्ती था उनका बेटा, दवाई कराने के लिए गए थे, अब आपके लोगों के कारण वो पर्ची मैं दिखा दूंगा, उनको लीलावती अस्पताल से छोड़ करके भागना पड़ा। क्या क्या आप चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्यों नफरत का बीज बना चाहते हो? आप राष्ट्र के नेता बनो, आप देश के नेता बनो, कौन रोक रहा है आपको? गलती किए हो माफी मांग लो जी। क्या दिक्कत है आपको? माफी मांगने में क्या दिक्कत है जी? तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि राज ठाकरे माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, उसके बाद उनका स्वागत है अयोध्या में, लेकिन बिना माफी, या आपने एक तरह का चैलेंज दिया है कि बिना माफी मांगे आप उनको आने नहीं देंगे। आज भी इस बात पर अडिग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण शरण सिंह जी। ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी बेबाकी से हमेशा से अपनी बात रखते हैं और आज भी उसी बेबाकी से उन्होंने। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए कहिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि अब तो मैं भी चाहूं तो 5 को नहीं आ सकते वो, अब तो उनको अपनी तारीख बदलने पड़ेगी। 5 तारीख को तो उत्तर भारतीयों ने कब्जा कर लिया अयोध्या को, अब 5 तो भूल जाएं, माफी मांगे, 5 के बाद कोई डेट तय करें। बोलो भारत माता की जय। तो 5 तारीख को क्या करने वाले ब्रजभूषण जी अयोध्या में आप? अरे 5 तारीख को तो उत्तर भारतीय इकट्ठा होंगे। कल संत महात्माओं, अयोध्या के संत इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, अयोध्या के संत फैसला लेंगे, ब्रजभूषण सिंह फैसला नहीं लेंगे। कल संतों का फैसला सुनिए। 5 तारीख को अयोध्या खाली नहीं है, कोई वो नहीं है। बाद में आइए, माफी मांगिए, आइए, स्वागत करेंगे। ब्रजभूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो उसी तेवर के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ कहा है कि राज ठाकरे को माफी मांगनी होगी अगर उनको अयोध्या आना है। और यह भी उन्होंने साफ कहा कि 5 तारीख को उत्तर भारतीय, तमाम उत्तर भारतीय अयोध्या में जुटेंगे, इसलिए 5 तारीख को अयोध्या खाली भी नहीं है, तारीख तो उनको बदलनी होगी, यानी राज ठाकरे को। बात करते हैं काशी के उस धार्मिक विवाद की जिसे यूपी का अयोध्या पार्ट 2 कहा जा रहा है। ज्ञानवापी का सर्वे रुक चुका है। जब जब एडवोकेट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर पहुंचे तब हंगामा हुआ। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि एडवोकेट कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं। ये विवाद इतना बड़ा बन चुका है कि पूरे देश की नजर इस पर है। इस बीच अखिलेश यादव भी पहली बार ज्ञानवापी पर बोले। अखिलेश का निशाना सरकार पर ही था। उन्होंने कहा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। ज्ञानवापी का अंदरूनी फैक्टर, कब खत्म होगा विवाद का चैप्टर? काशी की सबसे बड़ी लड़ाई, केस वापसी की अफवाह किसने फैलाई? जो हिंदू पक्ष की लड़ाई 1670 से चली जा रही है और इस बात की चली जा रही कि हमारी अस्मिता पर हमला किया गया था और उसमें वापस लेना है।
जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। ज्ञानवापी केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। पहले लगातार 2 दिन तक मस्जिद के अंदर और बाहर बवाल हुआ और फिर जब सोमवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों के वकीलों में तनातनी हो गई। कोर्ट एक बार फिर मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट को अब ये तय करना है कि मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की है, उसका क्या करना है। कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वादी पक्ष ने, अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की तो हिंदू पक्ष की तरफ से एक चिट्ठी कोर्ट में दी गई। इस चिट्ठी में लिखा गया कि एडवोकेट कमिश्नर की जांच में बाधा पहुंचाई जा रही है। 7 मई को मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद परिसर में छिपे थे तो जांच के दौरान बाधा बन गए। चिट्ठी में लिखा है कि मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट कमिश्नर पर जो आरोप हैं वो विश्वास करने लायक नहीं है। कोर्ट से मांग की है कि जो भी आरोप एडवोकेट कमिश्नर पर लगे हैं उन्हें खारिज किया जाए। चिट्ठी में लिखा है कि ये सब इस वजह से हो रहा है ताकि जांच को रोका जा सके या जांच को लंबा खींचा जाए। बार बार ये बाधा का डालते थे, लटकाने भटकाने काम किया था। यहाँ तक कि तहखाने में हम नहीं गए, मस्जिद के ऊपर नहीं गए और ध्वंस आराधना से जो पिछला हिस्सा है जो हम शिलापट है उसको करने ही नहीं दिया गया। तो पूरा का पूरा इसमें निष्पक्ष कहाँ से निष्पक्ष और पक्ष की बात कहाँ से आती है। वैसे तो ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामले कोर्ट में हैं, लेकिन जिस मामले की चर्चा सबसे ज्यादा है उसमें 5 याचिकाकर्ता हैं और रविवार को ये चर्चा तेज हो गई कि कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट में जाकर केस वापस ले सकते हैं। हालांकि विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने साफ कर दिया है कि न तो राखी सिंह केस वापस ले रही हैं और न ही कोई दूसरा याचिकाकर्ता। किसी का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह दावा वाराणसी नहीं पूरे विश्व के हिंदू जनमानस से की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है। मामला जमीन और संपत्ति से ज्यादा अब धर्म का बन चुका है। आवाज दोनों तरफ से उठ रही है। राखी सिंह जी अब तो रहेंगी। देखिए ये तो पहले ही स्पष्ट है, राखी सिंह उस मुकदमे की मुख्य पक्षकार हैं, वो मुकदमे में रहेंगी। हाँ, बाकी मुकदमों की जो स्थिति है मैंने आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर दिया। अभी फिलहाल सर्वे टलेगा? सर्वे तो फिलहाल कोई नहीं टलेगा। ज्ञानवापी केस में सियासत भी तेज है। सरकार की भी इस मामले पर पूरी नजर है। न्यायालय में मसला है और न्यायालय के कमिश्नर वहाँ पर उन्होंने भेजे थे, उनके को रोका जाना इसका मतलब कि न्यायालय के आदेश का अवहेलना ही हो रही है। इस पर बाकी तो न्यायालय देखेगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला अयोध्या पार्ट 2 माना जा रहा है। कुछ लोग इसे धर्म की लड़ाई कह रहे हैं तो कुछ ध्यान भटकाने की साजिश। मेघालय के राज्यपाल और मोदी सरकार की आलोचना के लिए सुर्खियों में रहने वाले सत्यपाल मलिक ने फिर से चुभते हुए सवाल उठाए हैं। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला कोई मसला नहीं है। आज 70 साल से तो उठा नहीं था, वो अब उठा लिया ताकि बेरोजगारी की तरफ ध्यान ना जाए, महंगाई की तरफ ध्यान ना जाए, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान ना जाए। और वो कोर्ट में है, कोर्ट सेटल कर देगा जो भी होगा। क्यों नहीं उठा सकते? असली बात तो वही है कि साथ भी रहो और सवाल भी उठाओ। ज्ञानवापी का मामला काशी से जुड़ा है और काशी का कनेक्शन सीधे प्रधानमंत्री से है। अब सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव में ये मुद्दा सबसे बड़ा बन जाएगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ज्ञानवापी केस के याचिकाकर्ताओं ने 24 घंटे के भीतर सभी को बार बार चौंकाया। कल कहा गया कि श्रृंगार गौरी केस की 5 में से 1 याचिकाकर्ता अपना केस वापस लेंगी। कल शाम तक खबर आई कि सोमवार को केस वापस पर कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सवाल है कि फिर ऐसी भ्रामक बातें क्यों कही गई? आखिर बयानबाजी का ये 2020 मैच क्यों खेला गया? आखिर कल से आज तक क्या क्या हुआ, जल्दी से मैं आपको वो बताता हूं और वो समझाने की कोशिश करता हूं। जी हाँ, देखिए, ज्ञानवापी पर चौंकाने वाली पैंतरेबाजी क्या है, जरा इसको आप समझिए। कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कुल 6 मामले हैं। सभी याचिकाएं विश्व वैदिक सनातन संघ के समर्थकों ने दायर की है। रविवार को विश्व वैदिक सनातन संघ के सभी केस वापस लेने तक के संकेत दे दिए। जी हाँ, और
इसके पीछे वजह पूछने पर टालमटोल भरा बयान दिया गया। सबसे पहले श्रृंगार गौरी केस की याचिका वापस लेने की बात कही गई। खबर थी कि इस केस की 5 वादियों में से एक राखे सिंह केस वापस लेंगी, बाकी 4 याचिकाकर्ताओं ने केस वापस लेने से इनकार किया। चारों वादियों ने कहा कि अंतिम फैसला जितेंद्र सिंह बिसेन करेंगे। सोमवार को अदालत में इस केस को वापस लेने की अर्जी नहीं दी गई। आज कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि ज्ञान वापी केस के एक दूसरे मामले को वापस लेंगे। सवाल है कि फिर कल ऐसी बयानबाजी का मकसद क्या था। अब सुर्खियों में आने के लिए रविवार दिन भर भ्रामक बयान क्यों दिए गए या दिए गए तो उसके पीछे की वजह क्या। यूपी की अदालतों में ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े मामलों को लेकर याचिकाकर्ताओं की लाइन लगी है। कभी मथुरा, कभी काशी, तो अब आगरा ताजमहल बनाम तेजो महालय का विवाद सर उठाने लगा है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। मुद्दा यह है कि ताजमहल के तहखाने में जो 22 दरवाजे दशकों से बंद पड़े हैं उन्हें खोला जाए। अगर कोर्ट इस याचिका को मंजूर कर लेता है तो मुद्दा देश भर में गर्मा जाए। ऐतिहासिक धरोहरों पर कानूनी लड़ाई, ज्ञान वापी के बाद ताजमहल पर चढ़ाई। ताजमहल के 22 बंद कमरों पर शुरू हो गई महाभारत। यूपी में अयोध्या के बाद अब मथुरा, काशी और आगरा वाला एपिसोड शुरू हो चुका है। मथुरा और काशी में तो धार्मिक स्थलों पर हक वाली जंग जारी है। इस बीच ताजमहल का मुद्दा भी गरमाने लगा है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई है उस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। अगर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका स्वीकार होती है तो एक नया विवाद खड़ा होने की पूरी गारंटी है। ये याचिका भाजपा नेता रजनीश सिंह ने डाली है, जिनका दावा है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों से चौंकाने वाला राज खुल सकता है। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियां जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए। ताजमहल के बंद हिस्से की वीडियोग्राफी कराने की एक याचिका पहले से ही आगरा कोर्ट में लंबित है और अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल ताजमहल के अंदर चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ 2 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद किया गया है। 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता खुला था। जिन 22 बंद कमरों को खोलने की मांग हो रही है वो आखिरी बार 1934 में खुले थे, यानी 88 साल से ये कमरे सार्वजनिक रूप से कभी नहीं खुले। भाजपा नेता और याचिकाकर्ता रजनीश सिंह की मांग है कि सरकार इस मामले में कमेटी का गठन करे। कुल मिलाकर पूरा विवाद ताजमहल बनाम तेजो महालय का है। पहले ताजमहल में पूजा करने की कोशिश हुई और अब अयोध्या के एक भाजपा नेता ने हाई कोर्ट में याचिका डाल दी है। दावा है कि कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों के चिन्ह हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार भी इस बात पर सहमति जता रहे हैं। मुगल काल में बंद किए गए थे, उसके बाद से उसका कोई इतिहास नहीं है। और एएसआई जब कभी उसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए उसको खोलती है तो वो सब काम गोपनीय रूप से होता है और खुले रूप से एएसआई का कोई अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार भी नहीं करता। ताजमहल का ये पूरा विवाद इतिहासकार पीएन ओक की एक किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद खड़ी हुई है, जिसमें ये दावा किया गया था कि आगरा में सफेद संगमरमर की खूबसूरत धरोहर ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, जो एक तरह से भगवान शिव का मूल स्थान रहा है। विवाद सिर उठा रहा है तो इतिहास के पन्ने सामने आ रहे हैं। ताजमहल के राजा मान सिंह से जुड़े होने का अभिलेख भी सामने आया है। यह अभिलेख जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में है। इसमें जिक्र है कि राजा मान सिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थीं। ये फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इसमें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूपसी बैरागी की हवेली का जिक्र है। वहीं सूरज सिंह के बेटे चांद सिंह की हवेलियां देने का भी जिक्र है। इसके अलावा
शाहजहां के फरमान में जिक्र है कि उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। जितना संगमरमर मंगवाया गया था उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता। जब से ताजमहल का विवाद दोबारा सुर्खियों में आया है, तब से हर दूसरे दिन ताजमहल के बाहर कुछ संगठन पहुंच जा रहे हैं। इस बार हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग लड्डू लेकर पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। ये खुशी ताजमहल को लेकर दायर याचिका के लिए थी। तमाम जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं आज कहा जाए मिष्ठान वितरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उन्होंने दहलीज पार कर ली है। ये लड़ाई भले ही लंबी चलेगी लेकिन जीत उन्हीं की होगी। ताजमहल को लेकर यूपी में नया सियासी तूफान भी उठने वाला है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा। व्यापी के बाद अब ताजमहल का मुद्दा आ गया, वहां पर कमरे खुलाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। जांच चल रही है, जैसा जांच होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। ताजमहल और तेजो महालय को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर अनुमानों के आधार पर यूपी में एक नया बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात अखिलेश यादव की नई ललकार की। अखिलेश यादव आज चंदौली पहुंचे। उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की जिसकी बेटी की संदिग्ध मौत के पीछे के छींटे यूपी पुलिस की वर्दी बन गए। इस केस में दूध का दूध पानी का पानी होना भी बाकी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने आज काफी देर तक पीड़ित परिवार से बात की। इसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर एक बार फिर यूपी सरकार पर चुभने वाला हमला किया। अखिलेश ने उस राम राज्य वाले दावे पर भी सवाल उठाए जिसका जिक्र भाजपा नेताओं की तरफ से लगातार होता है। चंदौली और वाराणसी के दौरे पर हैं, आप देखिए अखिलेश यादव के सामने। और चंदौली में अखिलेश की इंसाफ यात्रा। सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दमंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। संदिग्ध मौत पर सियासी बवाल, अखिलेश का राम राज्य पर सवाल। क्या पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? चंदौली में सियासत की चहलकदमी तो तभी से होने लगी थी जब 1 मई को गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी निशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी लेकिन इस बार चंदौली में अखिलेश यादव के कदम पड़े तो सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। अखिलेश ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने निशा के परिजनों से आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात की। निशा की तस्वीर पर फूल चढ़ाया, घटना की पूरी जानकारी ली और बाहर आकर सरकार पर चुभने वाले हमले बोले। मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? इस मामले में एक चुभने वाला सवाल ये भी है कि 1 हफ्ते बाद भी हत्या की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निशा की मौत की वजह पार्शियल हैंगिंग बताई गई है और परिजन सीधे पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 1 मई को गुंडा एक्ट के आरोपी कन्हैया यादव के घर पुलिस दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान आरोप है कि घर में 2 बेटियों के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसमें एक बेटी निशा यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। निशा की मौत के बाद चंदौली में राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। अखिलेश यादव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। चंदौली की घटना ने फिर से यूपी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव के निशाने पर सीधे यूपी की सरकार है।
चंदौली की घटना को उन्होंने जातिवाद से भी जोड़ा था और यहाँ तक कह दिया था कि एक जाति विशेष के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अखिलेश यादव ने सिर्फ चंदौली का ही दौरा नहीं किया, उन्होंने सड़क पर उतरकर सियासत करने वाली तस्वीर भी दिखाई है, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले ये आरोप लगते थे कि अखिलेश चुनाव के वक्त ही लोगों के बीच पहुंचते हैं। अखिलेश न सिर्फ चंदौली गए बल्कि वापस लौटते वक्त वो वाराणसी भी पहुंचे, जहां जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें निर्दोष बताया। एबीपी गंगा के लिए चंदौली से मोहम्मद मोइन के साथ वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। बात तो चुभेगी, मैं आज इतने दीजिए इजाजत, नमस्कार।